गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा लेक्चर है आज हम डिस्कस करेंगे कि एशिया में साम्राज्यवाद कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है एशिया में वो कहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे इम्पेरियलिज्म इन एशिया। देखिए, साम्राज्यवाद यूँ तो हम ब्रिटेन में, यानी कि अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर रूप से हम साम्राज्यवाद को देखते हैं, बट ऐसे ही धीरे धीरे एशिया में भी ये चीज़ देखने को मिली कि एशिया में जो इम्पेरियलिज्म है उसकी कहाँ से शुरुआत हुई। देखिए, हम बताते हैं आपको कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो एशिया के अधिकांश देश आपसी वैमनस्य में लिप्त थे, यानी कि वो आपसी जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो कंट्रोवर्सी है, वो सब सिर्फ और सिर्फ उसी में लिप्त थे। तो यूरोप के लोग विज्ञान की ओर बढ़ रहे थे, जबकि एशियाई देश के लोग रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए थे। यानी कि प्रॉपर रूप से अगर एशियाई कंट्री आज यूरोपीय कंट्री से थोड़ा सा पीछे है तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो रूढ़िवादी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इसी वजह से तो यूरोपियन जो देश है वो व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के अन्वेषण कर रहे थे, यानी कि जो इनोवेशन है, जो रिसर्च है, अलग अलग तरीके के वो रिसर्च करते थे। और एशियाई देश जातिवाद, गरीबी, समस्याओं से जूझ रहे थे। यानी कि एशियाई देश जितने भी, इसमें इंडिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें चाइना भी है, ये सारे के सारे कंट्री क्या कर रहे थे, जो जातिवाद है, जो गरीबी है, इतनी सभी प्रॉब्लम से वो अपने आप को वहाँ पे फेस कर रहे थे। परिस्थितियों का लाभ उठाकर वो मतलब जो परिस्थितियाँ थी, जो सिचुएशंस थी, उनका लाभ उठाकर यूरोपीय देशों ने इंक्लूड, जिसमें सबसे स्पेशल हम ब्रिटेन को मानते हैं, ब्रिटेन ने एशिया में अपने प्रभुत्व का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वहाँ पे अपना जो साम्राज्यवाद है, जो इम्पेरियलिज्म है, वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत प्राचीन काल से भारत के पश्चिमी देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। यानी कि हमारे देश के, अगर हम भारत की डेफिनेशन में बात करें तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं उनसे हमारा ट्रेड के माध्यम से और कल्चर जो एक्टिविटी है या फिर जो सिविलाइजेशन से थोड़ी सी उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो भारत का व्यापार प्राचीन काल में अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया, इराक, अरब, मिस्र और रोम में चलता रहा है। यानी कि भारत पहले से, देखिए, भारत की जब हम बात करते हैं तो वो पहले से ही ट्रेड जो करता था वो वेस्टर्न कंट्री से करता था। इसीलिए सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री भारत से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट थे, क्योंकि भारत में वो सारी चीज़ें, वो सब मसाले वहाँ पर प्रोड्यूस होते थे जो उनके पास नहीं थे। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वो सब दिक्कतें थी जिनकी वजह से वो ट्रेड के साथ बंधे हुए थे। रोम के द्वारा ही भारत का जो माल होता था वो सब यूरोपियन मंडियों में पहुंचाया जाता था। तो यानी कि रोम एक ऐसी कंट्री है जिसका पूरा का पूरा जो पार्टिसिपेट होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो भारत के जो भी कच्चा माल, यानी कि भारत जो एक्सपोर्ट करता था, बाहर जो चीज़ें भेजता था, उसका वो वहाँ पे रोम के थ्रू भिजवाता था वहाँ पे मंडियों तक। 7वीं और 8वीं शताब्दी में अरबों ने भारत से अधिक व्यापार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनके हाथ में भारत का पश्चिमी देशों में होने वाला व्यापार आ गया। अब देखिए, जो अरब थे वो अपने माइंडसेट से चल रहे थे, क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ब्रिटिश किस तरीके से इंडिया में ट्रेड के लिए आया, उसने कैसे ट्रेड स्टार्ट किया। पहले उसने भारत को खोजा, चारों तरफ से देखा कि भारत के जाने के जो रास्ते हैं वो कहाँ से मिलेंगे आसान। तो सबसे आसान रास्ता मिला था उसे अरब कंट्री से होता हुआ, जो स्वेज नहर है वहाँ से होता हुआ इंडिया में ट्रेड करने का। बट वो जो उसका मतलब उनका जो सपना था, जो ड्रीम था, वो थोड़े दिन ही रहा वहाँ पे। लेकिन उसके बीच में जो अरब की कंट्री थी, उन्हें पता लग गया कि जितना भी ट्रेड हो रहा है ये भारत से हो रहा है और भारत में इस चीज़ को लेकर के ट्रेड हो रहा है। यानी कि भारत काफ़ी उस समय पे ग्रोथ था। जैसे हम बात करते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया रहा होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली भारत एक सोने की चिड़िया था। तो उस लेवल पर भारत में वो सारी चीज़ें थी, वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे, मसाले थे, वेज नॉन वेज हर तरीके का यहाँ पे फूड अवेलेबल था। जो भी मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे थे। तो इस लेवल से भी बहुत हद तक जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो भारत से जुड़ी रही, इंक्लूड जो ब्रिटिश है वो भारत से जुड़ा रहा।
इसी वजह से। तो अरब ने क्या किया, अरब को पता लगा कि भारत के पास ये है, तो और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, ब्रिटेन वाले उठा रहे हैं। तो उन्होंने बीच में एक टैक्स लगा दिया कि इतना % आप हमें देंगे तभी हम आपको इंडिया से ट्रेड करने देंगे इस रास्ते से, अदरवाइज़ किसी और रास्ता ढूंढ लो। अब ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन तो एक ऐसा कंट्री रहा है कि वो कभी वो पार्टनरशिप में या किसी को अपने हिस्से में से देना वो चाहता ही नहीं था। उसकी कोई भी ऐसी मंशा ही नहीं थी कि वो किसी को अपने 100 में से 1% भी दे। तो वहाँ पे इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड जो यूके है, यूरोपियन कंट्री, वो भारत का रास्ता खोजते हैं कि भारत का ये जो समुद्र है कहीं तो लगता होगा, भारत की सीमा से कहीं तो टच होता होगा। तो ये इसी तरीके की उन्होंने जो जगह थी भारत को खोजने की, वो निकलना, वो अपनी जो वास्को डी गामा जिसे हम बोलते हैं, वो रिसर्च पर निकल कर पड़ा कि भारत कहाँ मिलेगा। क्योंकि ट्रेड के बिना तो मतलब यूँ कहे कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो बिल्कुल लूज़ है, बिल्कुल ढीली हो जाती हैं। तो उन्होंने भारत को खोजने के लिए चारों तरफ से ढूंढा। अब ढूंढ के यूरोपियन कंट्री से निकले, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री से होते हुए वो भारत पहुँचे। एटलीस्ट उन्हें भारत का रास्ता मिल गया। अब यह स्थिति 14-15 ऐसी जो सेंचुरी थी वो जारी रही, यानी कि 14 से 15 सेंचुरी तक जारी रही। अब उन दिनों भारत का व्यापार 3 मार्गों से होता था। देखिए, पहला मार्ग क्या था कि भारत से ऑक्सिस, कैस्पियन और काले सागर से होते यूरोप जाता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मार्ग था सीरिया होते हुए भूमध्य सागर जाता था। उसके बाद तीसरा मार्ग था समुद्री था, वह भारत से मिस्र और मिस्र की नील नदी से होता हुआ यूरोप जाता था। मध्यकाल में इटली के प्रसिद्ध नगर जो वेनिस को तो हम सभी जानते हैं, वेनिस जो प्रॉपर रूप से वहाँ पे सड़कें कम हैं, बट वहाँ पे मतलब वहाँ पे नाव चलती है। जैसे हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं इधर से उधर जाने के लिए, तो वहाँ पर नाव चलती है, क्योंकि वेनिस जो बहुत ही छोटा सा कंट्री है, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पानी मिलेगा। तो वेनिस अथवा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, उसकी समृद्धि का यही कारण था कि भारत का सारा माल पहले इन्हीं नगरों में आता था और यहीं से यूरोप की सारी मंडियों में जाता था। देखिए, हम बात करते हैं जैसे स्विट्जरलैंड की बात करते हैं या वेनिस की बात करते हैं, क्यों है इतने डेवलप? ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर हम बिजनेस से बात करें या ट्रेड के माध्यम से बात करें, वो इसलिए हैं क्योंकि पहले से अगर हम 15, 14 या 16 सेंचुरीज़ की बात करते हैं, तो ये वो सेंचुरीज है कि तब से लेकर अब तक वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होता है। भारत से तो तब से ही हो रहा था। अब जहाँ पर ट्रेड का जो मामला है वो अगर जुड़ा हुआ है काफ़ी समय से, तो वो आप कह सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंट्री बनेगा, बहुत डेवलप होगा। तो इसी वजह से मध्यकाल में जो इटली के बहुत फेमस नगर होता है वेनिस और जेनेवा का जो ग्रोथ का कारण है वो यही है कि भारत का सारा माल वहीं पर सबसे पहले जाता था, वहीं की मंडियों में जाता था, यहीं से फिर वो यूरोप की छोटी छोटी मंडियों में जाता था। ये होता था पूरा का पूरा जो एशिया साम्राज्यवाद है उसे फैलाने का क्या तरीका था, क्या वो प्रोसीजर वहाँ पे रखते थे। पॉलिटिकल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एशिया है उसमें इम्पेरियलिज्म का क्या प्रोसेस है, कैसे वो स्टार्ट होता है, कैसे कैसे लोग इम्पेरियलिज्म को यूज़ करते हैं। देखिए, इम्पेरियलिज्म सिर्फ 2 कंट्री 3 कंट्री के बीच में नहीं होता है। इम्पेरियलिज्म फैमिली के अंदर भी होता है, इम्पेरियलिज्म आपकी एक मार्केट के अंदर भी होता है। यानी कि जब हम इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं तो वो हर एक डिपार्टमेंट में हो सकता है, हर एक कैटेगरी में हो सकता है, वो प्राइवेट में हो सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है। यानी कि हर सेक्टर में आप इस तरह का जो इम्पेरियलिज्म है, जो आइडियोलॉजी है, आप देख सकते हैं। लोगों को अपने नीचे रखना, दबा करके रखना, प्रेशराइज करना किसी काम के लिए और अपने आप को सर्वशक्तिशाली बताना और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना, यही तो इम्पेरियलिज्म है। सो आई होप सो ये जो लेक्चर है हमने इम्पेरियलिज्म पे लिया है, यानी कि उससे पहले मैंने इसकी मीनिंग्स को डिस्कस किया था। इससे पहले आज हमने बताया कि जो एशिया है उसमें इम्पेरियलिज्म कैसे स्टार्ट होता है, वो कौन कौन से मार्गों से स्टार्ट होता है। थैंक यू।